आव्या की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। कमला दादी की गोद में सिर रखे वो बस चुपचाप लेटी रही। दादी अपने झुर्रियों भरे पर बेहद स्नेह से भरे हाथों से उसके सिर को सहला रही थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक मौन था जो सब कुछ कह रहा था। मानो उनके स्पर्श में ही कोई ऐसी ताकत हो जो इस बच्ची के टूटे हुए दिल को थामे हुए थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। बाहर सन्नाटा पसरा था, मगर उस सन्नाटे के बीच दोनों के दिलों में जाने कितने तूफान मचल रहे थे। आव्या की आंखें छत पर टिकी थीं। उनमें एक अजीब सी तलाश थी, मानो वो किसी की परछाई ढूंढ रही हो जो उसके पास आकर उसके आंसुओं को पोंछ दे। कमला दादी जानती थी कि उनकी पोती इस वक्त क्या महसूस कर रही है। उन्होंने धीरे से उसके माथे को चूमा और बोली, बेटा अब तो सो जा, सुबह होने ही वाली है। पर आव्या बस हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी मुस्कान भी कितनी दर्द भरी थी, जैसे कोई टूटा हुआ पंछी अपने पंखों को जबरदस्ती फैलाने की कोशिश कर रहा हो। दादी, क्या वो आएगा? क्या सच में आएगा? आव्या की आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में खो रही हो। कमला दादी ने गहरी सांस भरी। बेटा, कुछ सवालों का जवाब हमें वक्त ही देता है। कभी इंतजार हमें मजबूत बनाता है तो कभी तोड़ भी देता है। पर तू टूटना मत, तेरी दादी है न तेरे साथ। आव्या उनकी गोद में और सिमट जाती है। कमला दादी की आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने उसे छुपा लिया। वो जानती थी कि अगर उन्होंने अपने आंसू बहा दिए तो आव्या का हौसला और टूट जाएगा। धीरे धीरे रात ढल रही थी। खिड़की के उस पार आसमान पर तारे भी जैसे उनींदे हो गए थे। लेकिन आव्या की आंखें अब भी खुली थीं। उसके भीतर का दर्द उसे सोने नहीं देता था। उसी तरह रात ढलती गई और सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी। पूरी रात आव्या आज भी नहीं सो पाई, और शायद कमला दादी भी। शायद उस इंतजार में जिसमें आव्या थी, कमला दादी भी कहीं न कहीं शामिल थी। इधर अद्वैत आहूजा, ये नाम सुनते ही बिजनेस वर्ल्ड में हलचल मच जाती थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही करोड़ों अरबों का मालिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन। उसके फैसलों पर पूरे शेयर मार्केट की सांसें अटक जाती थीं। वो उस दुनिया का किंग था जिसके इशारे पर करोड़ों का खेल चलता था। पर इस किंग की असली दुनिया बहुत अलग थी। वो उस इंसान में से था जिसे दुनिया सब कुछ मानती थी, पैसे, शोहरत, ताकत, इज्जत। पर सच्चाई ये थी कि उसके पास वो सब था, सिवाय एक चीज के, सुकून। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच, न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनी में, अद्वैत का पेंट हाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मगर उस स्वर्ग के बीच बैठा अद्वैत अक्सर खामोश हो जाता। सूटेड बूटेड, परफेक्ट पर्सनैलिटी, गहरी नीली आंखें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा उसे हर पार्टी का स्टार बनाता। मगर उसी चेहरे के पीछे एक अनकहा खालीपन छिपा था। दिन भर की दौड़ भाग, मीटिंग्स, सिग्नेचर और बिजनेस डील्स के बाद जब रात ढलती, तब अद्वैत अपने कमरे की अकेली खिड़की के पास खड़ा होकर शहर की जगमगाती रोशनी देखता। और तभी हर रात वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। एक मासूम चेहरा जिसकी आंखों में दर्द भी था और पुकार भी। वो चेहरा उसे पुकारता था, आज फिर न आया तू। बीत गए दर्द से भरे एक और दिन। आज भी वही हुआ। अद्वैत उस वक्त एक शानदार ग्लास वॉल वाले मीटिंग रूम में बैठा था। टेबल पर फाइलें, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और चारों तरफ दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून मौजूद थे। पर उसके चेहरे पर वही जमी हुई सख्ती थी जो सालों से उसका हिस्सा बन चुकी थी। सूटेड बूटेड अद्वैत का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। 6 फीट से ज्यादा लंबा, चौड़ा सीना और नुकीले नैन नक्श। वो जहां भी खड़ा होता, लोग अपनी नजरें हटाना भूल जाते। लेकिन उसकी गहरी आंखों में हमेशा एक अनकहा खालीपन तैरता रहता था। मीटिंग में सब अपनी बात रख रहे थे, चार्ट्स दिखा रहे थे, लेकिन अद्वैत उनके दिल और दिमाग न जाने कहां खोसा गया था। उसका दिल बेचैन सा हो रहा था, माथे पे पसीने आ रहे थे। आज पहली बार उसे ऐसा हो रहा था, पर क्यों, ये वो भी नहीं जानता था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब वो अचानक से मीटिंग छोड़कर बाहर चला जाता है। अद्वैत के इस तरह चले जाने से सारे बिजनेसमैन हैरान हो गए। आज अद्वैत को क्या हो गया? वो पहले ऐसा नहीं था। वहीं अद्वैत का सेक्रेटरी नमन जोशी की नज़र कब से अद्वैत पर थी। वो भी अद्वैत को इस तरह से देखकर परेशान था। अद्वैत के जाते ही वो बात संभालकर उसके पीछे भागता है। जैसे ही नमन बाहर आया, अद्वैत तो वहां से जा चुका था। ये देख नमन और परेशान हो जाता है। ये मेरे बॉस को क्या हो गया? मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, बॉस बहुत परेशान हैं। 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाए हैं। हुआ क्या है? नमन का माथा चिंता से सिकुड़ गया। हे भगवान, मैं क्या करूं?
मुझे अब घर पर कॉल करके इनके बारे में सब बताना होगा, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। इधर अद्वैत अपने विला पहुंच गया था। बिना किसी रुकावट के वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आते ही उसने अपनी कोट और शर्ट को फेंक देता है, फिर सीधे बाथरूम में जाकर सवार के नीचे खड़ी होकर भींगने लगा। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता। काफी देर तक भिगोने के बाद वो बाहर आता है। इधर नमन भी भागता हुआ अद्वैत के विला पहुंचता है। आते ही उसके कानों में अद्वैत की बर्फ जैसी ठंडी आवाज पती है, हम इंडिया जा रहे हैं। जेट रेडी करो, आज ही निकलना है, आधे घंटे में। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नमन अद्वैत की बातें सुनकर बाहर भागता है और मन ही मन खुश हो रहा था। आखिर वो भी तो अपने खड़ूस बॉस के साथ कितने समय से इंडिया से बाहर था। उसे भी इंडिया जानी थी। वो भी अपने घर और अपने परिवार को मिस कर रहा था। काफी लंबे समय बाद अद्वैत का जेट एक बड़े से विला के बाहर लैंड करता है। आहूजा विला वहीं शहर के सबसे पॉश एरिया में स्थित गेट पर आहूजा मैंशन लिखा है। वही विला के अंदर काफी चहल पहल थी। शायद किसी के स्वागत की तैयारी चल रही थी। काफी सारे सर्वेंट इधर उधर भाग रहे थे। वहीं हॉल में सोफे पर कुछ लोग बैठे थे। शायद वे इस घर के फैमिली मेंबर्स थे। एक साइड सोफे पर एक और लोग बैठे थे। एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। शायद दादाजी और दादी जी थे। राजेंद्र आहूजा दादाजी लगभग 80 साल के, रॉयल और सख्त व्यक्तित्व वाले। उनके पास ही बैठी थी शीतल आहूजा दादी जी, बेहद अच्छे दिल की हैं। दूसरी साइड लगभग 55 साल की एक महिला और 60 साल के एक पुरुष बैठे थे। सभी काफी खुश लग रहे थे। सभी की नजरें बाहर गेट पर टिकी हुई थीं। अद्वैत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अभी बच्चा, तुम कैसी हो? अद्वैत ने प्यार से अद्विका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बोला, अद्विका को सब प्यार से अभी बुलाते हैं। भाई, आप मेरे लिए क्या लाए हो? अद्विका अद्वैत के सामने अपने हाथ आगे करके प्यार से पूछती है। इस हरकत पर सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है, साथ ही अद्वैत के भी। क्या भाई, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए? एक ही तो बहन है आपकी, फिर भी नहीं लाए? ये तो गलत बात है न भाई। जाओ, मैं अब बात नहीं करती। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ जाती है। अभी इस हरकत पर पास खड़ा लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। भाई, आपकी ये प्यारी सी बहन अभी तक छोटी बच्ची ही है, जो बात बात पर मुंह फुला लेती है। ये है प्रत्यूष, अद्वैत के छोटे भाई और अद्विका से 1 साल बड़ा है। प्रत्यूष को इस तरह हंसते देख अभी चिढ़ जाती है। अरे बस बस हो गया तुम दोनों का तो, चलो अद्वैत को अंदर आने दो। क्या तुम दोनों आते ही शुरू हो गए? दोनों को शांत करते हुए दादी बोली। अद्वैत, जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर में नाश्ता कर लेना। और नमन, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम भी थक गए होंगे। रागिनी जी अद्वैत का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली। वहीं अभी अपनी चोर नजरों से कब से नमन को घूर रही थी। ये बात नमन कब से नोटिस कर रहा था। रागिनी जी की बात सुनकर नमन घोड़े की स्पीड से अपने रूम में भाग गया। उसका स्पीड देखकर सब चौंक गए। वहीं अभी नमन को इस तरह भागते देख समझ गई। उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। उधर आव्या को काफी बेचैनी हो रही थी। शायद किसी से मिलने की बेचैनी थी। क्या होने वाला है कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।